नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एक विशेष मेहमान मित्रों हमारे साथ हैं। आप हैं भ्राता सोमनाथ भारती जी। आप सभी अवगत होंगे इनसे विशेष रूप से। आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली में बनी तो आप कानून मंत्री के रूप में आपने कार्य करना शुरू किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आईआईटी आपने पहले किया, उसके पश्चात आपने दूसरा फील्ड ज्वाइन किया जिसे हम लॉ कहते हैं। कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता आपने हासिल की। उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ गए और साथ ही स्पिरिचुअलिटी तो आपके जड़ों में है, रगों में है। आपके परिवार से स्पिरिचुअल बातें प्रवाहित होती रही हैं भारतवर्ष में भी। तो हम विशेष रूप से ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी सोमनाथ भारती जी के साथ आज हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे बातें करते हैं। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। भारती जी, विशेष करके जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति वास्तव में आध्यात्मिक रही है, मूल्यों की संस्कृति रही है और यही देन पूरे विश्व को भारतवर्ष ने दिया है और इसीलिए शायद इसे विश्व गुरु कहा जाता रहा है, आध्यात्मिक गुरु कहा जाता रहा है। आज के दौर में ये चीज़ें शायद हैं भी लेकिन दिखाई नहीं देती या उतना मूल्य हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। क्या लगता है, यदि भारतवर्ष को पुनः अपने देश को हम सिरमौर बनाना चाहते हैं आध्यात्मिक रूप से, क्या प्रयास किया जाना चाहिए? बहुत ही ये जो सवाल आपने किया है ये बहुत फोकस्ड है जी। और अगर इसका जवाब हम सही तरीके से ढूंढ निकालें तो फिर भारत को वो स्वर्णिम भारत बनने में कोई तकलीफ नहीं होगी और उसको पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आप देखें कि हम वो हैं जो हम सोचते हैं। जी। थॉट्स से फीलिंग जनरेट होती है और फीलिंग से एक्शन जनरेट होता है। अब थॉट्स कहाँ कहाँ से आता है? जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं। बिल्कुल। अब इन तीनों स्रोतों से जो विचार बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और आज मैंने मॉर्निंग में भी कल मैंने शेयर किया था शाम को रात को वहाँ पे सेंटर के अंदर जी। कि अब विश्व युद्ध नहीं होगा क्योंकि दास बनाने की प्रक्रिया अब विचारों के स्तर पे होगी। और जो जो एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, अनुभव भी कर रहे होंगे अपने देश के अंदर, कि अगर आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स उनके थॉट्स पे कंट्रोल कर लें, उनको क्या दिखाया जाए, उनको क्या पढ़ाया जाए, उनको क्या सुनाया जाए, अगर आप उसके स्तर पे कंट्रोल करना शुरू करें और उसके स्तर पे आप उनको ऑफर करना शुरू करें, क्योंकि वहीं से घटना घटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। घटना वहीं से घटनी है और दास्ता भी वहीं से घटनी है। कोई भी देश आज भारतवर्ष के ऊपर बड़े आसानी से शासन कर सकता है विचारों के लेवल पे घुस के। अगर वो यहाँ पे विचारों के लेवल पे घुस गया जी। और उसने अपनी संस्कृति पढ़ा दी, उसने अपनी संस्कृति दिखा दी, उसने अपने सब कुछ, क्योंकि जो देखेंगे जो सुनेंगे वही हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। वही उसी से आपके अंदर के भाव बनेंगे जी। और उस भाव से आपका एक्शन बनेगा। तो आप हम जो सब फेस कर रहे हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड में, हम कहते हैं इतना रेप बढ़ गया, इतना बलात्कार बढ़ गया, महिला की हिंसाएं बढ़ गई, महिला सुरक्षित है। तो विचारों के लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, क्योंकि जो मेरा 3 दिन का अनुभव रहा जी जी। वो फिनोमिनल था, लाइफ चेंजिंग था और बहुत ही फोकस्ड। और उसमें मैं एक सोच रहा था कि ये जो विश्वविद्यालय है ये एक्सपेरिमेंट्स एट द लेवल ऑफ थॉट्स, और ये बहुत गहरी में, बहुत पैनी और बहुत ऐसे स्तर पे माइन्यूटली काम कर रही है। और जितने कई सौ लोग अपने पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट विधानसभाओं के लोकसभा के मेंबर्स अटेंड कर रहे थे, तो वो जो गहरा छाप छोड़ा आपने, ये बहुत दूर तक जाएगी। और भारतवर्ष में के स्वर्णिम भारतवर्ष बनने में जो आपका योगदान होगा, जो ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का योगदान होगा, वो गजब का होगा। ये तो मैंने अनुभव किया, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और चूँकि मेरा पास्ट भी स्पिरिचुअलिटी में रहा मेरे फादर के कारण, जी जी, तो मैं देख पाया कि बहुत ही फोकस तरीके से चल रहा है, बहुत ही एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर इसको हम पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स अडॉप्ट कर लें जी। और इसके अनुसार अगर हम अपने, जैसे आज मैंने सवेरे शेयर किया था कि भाई जितने एक्सपेरिमेंट्स आप 0 से लेके 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि वो इम्प्रेशनेबल एज है। बिल्कुल। उस वक्त जो घटना घट सकती है
तो प्राइमरी एजुकेशन में अगर एक्सपेरिमेंट्स एट द लेवल ऑफ थॉट्स कर पाए तो बहुत तब सुंदर होगा, परिवर्तन तो आएगा। स्वर्णिम भारत तो मतलब ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। दो बहुत सुंदर बात भारती जी आपने कही हैं। एक तो ये कि विचार के लेवल पे ही दास्ता आती है, या विकास या व्यक्तित्व का निर्माण या देश का निर्माण होता है। तो आज जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, विदेशों से बहुत सारी चीज़ें आयातित हो रही हैं, नेट खुला हुआ है, बाजार खुला हुआ है, और जो हमारी एक पुरातन श्रेष्ठ आध्यात्मिक संस्कृति हो रही थी, उस पर एक आघात हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये देश को कहाँ ले जा रहा है, और राजनेताओं को, विशेष आप राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या विशेष दायित्व बन जाता है? देखिए, चूंकि मैं एक ब्लैंकेट बैन के फेवर में नहीं हूँ। बड़ी बहुत ही रेजर एज पे चलने वाली बात है। बात यह है कि आप एक अगर परिपक्व माइंड, अगर आप उस तरह के विचारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके निकले हैं जी जी। उस, और आप अवेलेबल हैं, आप कॉन्शियसली आप राजी हैं, अब आप परिपक्व हो गए हैं, अब आप दूसरे देशों की कल्चर को पढ़िए और समझिए और बूझिए। मतलब बगैर एपिटाइट का अगर आपको खाना परोसे तो समस्या हो जाएगी। प्यास जरूरी है पानी के पहले, पहले प्यास चाहिए, पानी अपने आप आ जाएगा। तो ये जो अपने देश की जो इतनी गहरी और डूंगी जो संस्कृति है, विरासत और जो विरासत है, और जिसको कहीं ना कहीं एक बड़े कॉन्स्पिरेसी के तहत, मुझे जहां तक लगता है कुछ ना कुछ एक गहरे लेवल पे कॉन्स्पिरेसी के तहत हमें दास्ता में जकड़ा जा रहा है। तो जब तक जो आपने बात कही उसमें एकदम रेजर एज पे, बिकॉज आज की तारीख में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट स्टफ वी ऑल कीप टॉकिंग ऑफ, एक बैलेंस तरीके से, बहुत ही यू नीड टू बी एब्सोल्युटली गार्डेड कि हम जो कर रहे हैं उसका, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज ए पॉलिटिकल लीडर, बिकॉज वी आर, अब हम लोगों को आपने अभी इंटरेस्ट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैं वो पढ़ रहा था कि किताब भी मुझे दी गई वहाँ पे, जी जी। पॉलिटिकल पेपर टाइप का, तो जो उसमें बातें कही गई और मतलब ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है या परमात्मा की मर्जी है कि वो सारी की सारी बातों से मैं वही कहता रहा हूँ। तो एकदम एज ए पॉलिटिकल लीडर मेरी ये ड्यूटी बनती है, मैं ड्यूटी बाउंड, कि देश के बच्चों के साथ जो एक्सपेरिमेंट होना है, देश कैसे बनेगा? बिल्कुल, जो बच्चे वही देश बनाएंगे वहीं पे। तो उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट होना है उस पर देश का कंट्रोल हो, हमारा कंट्रोल हो। हम लिख सकते हैं भारत का भविष्य। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि बाहर से जो चीजें आ रही हैं वो कैसे परोसी जानी चाहिए और किसको परोसी जानी चाहिए, उसका फैसला करना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल अनहिंडर्ड। क्योंकि ये अनियंत्रित सा हो गया है, और अनियंत्रण के कारण ही शायद जो अपसंस्कृति है वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और मुझे लगता है कि जो बड़ी घटनाएं, जो अनैतिक घटनाएं देखने में आ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये भी है जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं। एक बात, जैसे आप 0 से लेके 7 साल तक की बात कर रहे हैं भारती जी, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी। सारी भौतिक जानकारियों के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक जानकारियां दी जाती थी, एक इंसान का निर्माण किया जाता था। लेकिन आज शायद हमारे सिलेबस में नैतिक मूल्यों की, आध्यात्म की, हमारी श्रेष्ठ पुरातन संस्कृति की वो कोई चर्चा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पे बहुत ही गहराई से विचार करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के नैतिक उत्थान के लिए या फिर एक श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए सिलेबस में पर्पजली इस चीज़ को शामिल किया जाए? मैं बिल्कुल ही आपसे सहमत हूँ। और इसमें एक स्टेज और है जी। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए, या बहुत दिन से हम गुलामी हमने सहा, तो कोई भी यहाँ गुड गवर्नेंस देने नहीं आया था, कोई भी सुशासन देने नहीं आया था। ये सब हम पर शासन करने आए थे। जी। जब हमें आज़ादी मिली तो जो ब्रिटिश छोड़ गए सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जस्टिस हो, की बात हो, या जुडिशरी हो, या पुलिस हो, या कुछ भी हो, जी जी जी, इसका ओरिएंटेशन अभी भी गवर्नेंस के ऊपर नहीं है। इसका ओरिएंटेशन अभी भी पब्लिक सर्विस के ऊपर नहीं है। ये अभी भी उसी मोड में चल रहा है, शासन के मोड में। तो जो आपने बात कही उससे मैं क्यों सहमत हूं कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए,
इसका फैसला भारतवर्ष आज करे कि हमें क्या बनाना है बिल्कुल, अपने बच्चों को। अपने बच्चों को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पुलिस, एजुकेशन, हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स होना जरूरी है, बहुत ही बड़े पैमाने पे। और जब तक वो नहीं होगा तब तक भारतवर्ष को हम आजाद नहीं कह सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि आजादी विचारों के तल पे, बिल्कुल असली आजादी। क्या वहां पे कितनी आजादी आपने अपने बच्चों को दी है? जी, कितनी आजादी अपने बच्चों को ये दे रहे हैं कि वो हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को भारतवर्ष की तरह सोचें, जो यहाँ की नैतिक मूल्य हैं, जो यहाँ के आध्यात्मिक इतना गहरा ज्ञान है, तो उसको हम कर क्या रहे हैं? ये जी, तो जी, एक आज के तारीख में अगर आप देखें, वेलनेस प्रोग्राम, माइंडफुल लिविंग, ये जो बिल्कुल एक तरह से मार्केटिंग टैक्टिक चलता है, उसमें क्या मिल रहा है? जी, आदमी को तो अब आपने ध्यान करना सिखाया ही नहीं, आपने अपने गहराई में तो जाना सिखाया ही नहीं, जी, 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 आपने अंतरतम की यात्रा करना सिखाया ही नहीं। बिल्कुल। तो वो तो बेचारा खोखला अब आगे बढ़े, अब बड़ी बड़ी कारें ले ली, बड़े बड़े बंगले हो गए, लेकिन फिर अंदर खाली। जी, 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 मतलब वो खोखलापन है। तो आध्यात्म यहाँ क्या भूमिका अदा करता है भारती जी? क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि भी, जैसे आपने कहा कि आपके पिताश्री भी बहुत ही आध्यात्मिक थे और आप बचपन से ही जैसे एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में पले बढ़े हैं, तो आप उसकी महत्ता को समझते हैं कि मूल्यों का, अध्यात्म का क्या महत्व है। इस लेवल पे यदि हम लोगों को अध्यात्म की ओर लाना चाहें, इसके इसके विकास की ओर लोगों का ध्यान खिंचवाना चाहें, तो क्या विशेष प्रयास होना चाहिए? देखिए, एक तो जो आप प्रयोग कर रहे हो यहाँ पे, जी, आज मैंने मॉर्निंग में उषा दीदी का सुना, जो राजयोग पढ़ाती हैं। जी, तो एक बिल्कुल लॉजिकल, और वो जो कि जहाँ तक मुझे लगता है कि एकदम फास्ट ट्रैक पर रिजल्ट ला सकता है। देखिए, आदमी क्यों बाहर के धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है? कहीं ना कि इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी, क्या इनसिक्योरिटी है? आज के तारीख में धनी से धनी आदमी भी और धनी बनना चाहता है। जी, जी, तो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर रहा है। अब वो उसको पता नहीं कि इनसिक्योरिटी कहां से आ रही है। तो अगर डीप डाउन आदमी को आप अपने प्रोग्राम से या आध्यात्मिक किसी भी प्रोग्राम से, जो भी इंसान फॉलो करना चाहता है करे, जी, 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 अगर उसको यूज करके वो अंतरतम में एक बार यात्रा कर ले और वहां डीप डाउन सिक्योर हो जाए, उसकी सिक्योरिटी आते के साथ ही बाहर की सिक्योरिटी आ जाएगी। बिल्कुल, वो संतोष परम धन जो हम लोग कहते हैं। जी। और मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो जब मैं कॉलेज में था जी, तो मैं एक संत के यहाँ जाया करता था। हाँ, तो उनके पैर दबाते दबाते एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज तू मांग। तो मैंने कहा क्या मांगू मैं? तो मैंने कहा कि मुझे संतुष्टि दो। और जब उन्होंने ये कहा, जब मैंने ये कहा, तो उन्होंने कहा तूने सब कुछ मांग लिया। क्या बात। और तब से लेके आज तक, भले पॉकेट में एक पैसा ना रहे, लेकिन मेरा आज तक कोई काम नहीं रुका। हिंदुस्तान से फॉरेन घुमा, दुनिया भर के काम किए, जगह जगह गए, खूब खूब काम किया, और आज तक एक भी काम मेरा रुका नहीं, किसी भी कारण। तो जो संतुष्टि है, वो संतुष्टि आत्मिक संतुष्टि हो जी, और आत्मिक लेवल पे अगर आपने आपको पहचान लिया, और अगर हमारे और प्रोग्राम्स, जैसे मैं तो कहता हूँ ब्रह्म कुमारी जैसा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल जाए जी, तो ये जितने भी लोग लगे हुए हैं अध्यात्म की टीचिंग देने में, सब अगर इस बात पे स्ट्रेस कर दें कि आदमी अपने आप को सिक्योर कैसे अनुभव करे, जी, ध्यान में डूब करके कैसे अपने आप को पहचाने और आत्मा के लेवल पे पहचाने, तो फिर क्या रिलीजन, और फिर क्या रीजन, और फिर क्या कास्ट, किसी की तो ओर ये नहीं रहेगी। आप रिलीजन फ्री, रीजन फ्री और कास्ट फ्री भारतवर्ष का निर्माण होते देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी की शायद आवश्यकता है, तभी शायद हम एक हो कर के रह पाएंगे। आज जो इतने दंगे फसाद देखने को मिलते हैं, या धन के लिए जो एक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, शायद वो चीज़ें नहीं रहेंगी। अंतर की यात्रा, बहुत ज़रूरी बात आपने कही है भारती जी। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में जब आप आए तो अंतर की जो यात्रा यहाँ कराई गई, क्योंकि विद्यालय में भी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, अंतर की यात्रा कराई जाती है ताकि व्यक्ति संतुष्ट हो सके, अपने आप को पहचान सके। आप कितने अंदर की यात्रा कर पाए, क्या क्या अंदर जा कर के निकाल पाए, ढूंढ पाए, अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा। देखिए, एक तो जितने भी दीदी हैं यहाँ पे जी, उनके चेहरे पे जो आभा है और जो नूर है, जी, उसको देख के तो आदमी लगता है कि कुछ खास घटना घट रही है यहाँ पे। देखिए, एक तो है भाषण देना, जी,
और एक है मैसेज देना। तो अगर कोई उस मार्ग पे चला हुआ आदमी बात करता है तो उसकी वाणी में बहुत जोर होती है, बहुत टन होती है, एक टनक होती है। मैं देख रहा था, मैं तो बड़ा बड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि कल मैं देख रहा था पूरा पूरा जो 3 दिन का जो मेरा अनुभव बड़ा गहरा रहा है जी जी। और बहुत गहरे लेवल पे मुझे हिट कर गया है। क्योंकि प्लेटफॉर्म तैयार था जी, मैं तैयार था, बिल्कुल बचपन से आप बचपन तैयार से होते तैयार आ था। रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि ये तो एकदम फाइनल हिट मारा है, और वो जो हिट मारा है वो बड़ा पॉइंटेड हिट है। थॉट्स के लेवल पे जो यहाँ पे प्रयोग चल रहा है उससे अंतरतम तक झकोर दिया है मुझे। और फाइनली ये एक टू डूज होता है ना, जैसे आप सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग में गए, बैठ के सत्संग सुर के आ गए, और टू डूज तो मिला नहीं जी। उस वक्त। जब तक रहे वहाँ पे माहौल अच्छा था तो आपने सुना और समझा, लेकिन घर आके क्या करो? जो मन की प्रवृत्ति है जी। उसको पहचान के, क्योंकि आपको रोग के अनुसार इलाज देना है। आप देखें कि डॉक्टर भी हर रोगी को, अच्छा डॉक्टर रोगी का जो व्यक्तित्व है और रोगी का जो नेचर है, जिसको आप कुछ शब्द होते हैं मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, क्योंकि हर के सबके बुखार के लिए सेम मेडिसिन नहीं चलेगा, बिल्कुल अलग 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 उसके शरीर के उसके हिसाब शरीर से के भी। हिसाब से। जी जी जी। ठीक है। तो ये मन की प्रवृत्ति को पहचान के और उसके बाद मेडिसिन का देना, ये मैंने पहली बार देखा है ना। तो और जिस फोर्स से और जिस बल से उन्होंने बातें अपनी रखी, और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा वहाँ पे होते हुए जी। कि बड़े बड़े बहुत सारे पॉलिटिशियंस आकर के उन्होंने हाथ उठाया कि हम आज शराब छोड़ रहे हैं, आज अच्छा। मीट छोड़ रहे हैं। तो मतलब पॉलिटिशियंस तक कन्विंस अगर हो जाए इस स्तर तक, जी। तो आपने बहुत गहरे में चोट किया है। और वो चोट जो किया है वो मैंने सबको रिक्वेस्ट भी किया शाम को जब मैं जा रहा था, जी। कि जहां जहां हम हैं, भाई आप कहीं से आते हो तो आपका जो व्यक्तित्व में निखार आया है वो निखार बोलेगा, बिल्कुल। वो निखार बगैर प्रभावित किए रहेगा नहीं। तो जब भी आप जहां जाओगे वहां आसपास के लोग आपको पूछेंगे, भाई गया कहाँ था ये आदमी, इतना परिवर्तित कैसे हो गया? तो उस लेवल पे जब बातें चलेंगे, चूंकि आपने एक कंस्टिट्यूंसी के हेड को, एक एमएलए को, एक पार्लियामेंट्री सीट के हेड को, एक एमपी को, किसी काउंसलर को, जिस चीज को आपने प्रभावित किया है और गहरी चोट की है जी। उसके यहाँ रहने वाले और उसके कंस्टिट्यूंसी में, उसके क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर अब क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो मतलब इमेजिनेबल है। जी, आप जी, इमेजिन कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि भारतवर्ष को स्वर्णिम बनाने में ये विश्वविद्यालय बहुत ही अनोखा और बहुत ही अद्भुत रोल अदा करेगा। आपको क्या लगता है भारती जी, जो बातें यहाँ सिखाई जा रही हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, वो बातें यदि जन जन तक पहुँचें, हर एक व्यक्ति इस स्तर तक अपने आप को उतारे, आध्यात्मिक स्तर पे, सोच के स्तर पे, तो क्या लगता है कि ये नैतिक उत्थान में या एक श्रेष्ठ मनुष्य के निर्माण में या समाज में, देश में आज जो भी हम समस्याएं देख रहे हैं उसे निर्मूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? बेशक, क्योंकि ये देखिए कारण क्या है कि क्राइम क्यों होता है, ये पतन की जो घटना घटी है ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन चल रहा है। बेसिकली हमने प्राइमरी एजुकेशन में या मनुष्य को बनाने में इन्वेस्ट ही क्या किया है? हमारी इन्वेस्टमेंट है कहाँ? देश को बनाना है जी। भारतवर्ष को बनाना है, आपको असली इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए? जहाँ के प्राइमरी एजुकेशन हो, जहाँ के बच्चे का निर्माण हो रहा हो, उससे कॉन्शियसनेस का निर्माण हो रहा हो, उस पे इंप्रेशन डाले जा रहे हों। तो जब तक आप वहाँ नहीं हिट करते जी। तब तक असली बदलाव तो नहीं आएगा। और ये जो हम औरों को प्रेरित कर रहे हैं, यहाँ आकर के जो लोग प्रेरित हो रहे हैं उनको अंतरतम में आप मोड़ पा रहे हैं। अगर आपने एक बार मोड़ दिया, अगर थोड़ा सा भी चख लिया उसने, अगर आपके यहाँ आकर के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बार आकर उसने चख लिया तनिक सा, जी।
अब ये जो स्वाद उसको लगा है, ये उसको आराम से बैठने नहीं देगा, वो बार बार खींचेगा। उसको लगेगा कि वहां तो अंतर तक तुम छुआ था बात, कुछ तो है। तो ये आपने अगर एक बार भी किसी आदमी ने आकर के चख लिया या आप जाकर के वहां प्रोग्राम कराए, तो जिस चीज को स्वाद लगेगा वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों आएगा ही वापस। और उसका नैतिक जो उत्थान होगा, उस उत्थान में जो देश का उत्थान होगा, उसके लिए तो पूरा भारतवर्ष ऋणी रहेगा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। एक विशेष चीज़, कई बार कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं भारती जी कि शायद ये विश्वविद्यालय ऐसा है या यहाँ धर्म की बात होती होगी या हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाता होगा या फिर जातिवाद आदि आदि इत्यादि कई प्रकार की भ्रांतियां व्यक्ति की होती हैं। आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा कि जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं कि कुछ कन्वर्जन तो नहीं है, धर्म परिवर्तन तो नहीं है, पता नहीं कौन सी नई बातें लेके ब्रह्मा कुमारियाँ आई हैं, तो आपको क्या लगता है ये भ्रांतियाँ बिल्कुल मिथक हैं या सत्य से कहीं कुछ वास्ता आपको दिखाई दिया? या देखिए, धर्म और अध्यात्म में बहुत फर्क है। आप अपने धर्म ग्रंथ ही पढ़ लीजिए। अगर आप एक सच्चे सिखी हो जाओ, सच्चे मुसलमान हो जाओ, सच्चे हिंदू हो जाओ, सच्चे ईसाई हो जाओ जी, उसमें आप इस मार्ग पे आ जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे। बिल्कुल। एक सच्चा हिंदू स्पिरिचुअल है जी, एक सच्चा मुसलमान स्पिरिचुअल है, एक सच्चा सिख स्पिरिचुअल है, एक सच्चा ईसाई स्पिरिचुअल है, और वो अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानता है। जी। तो उस लेवल पे तो कहाँ अंतर है? बिल्कुल, वहां समानता आ जाती है, वहां सारे भेद नष्ट हो जाते हैं। वहाँ सारे संबंध, और यही बड़ी गहरी में सिखाया उन्होंने। जी। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बताया उन्होंने, बड़े एग्जाम्पल्स देके बताया उन्होंने। और कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू बनना छोड़ दो और कभी नहीं कहा तुम मुसलमान बनना छोड़ दो। और एक चीज़ आपने देखी होगी भारती जी, यहाँ पे हिंदू भी यहाँ पे हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, भारतवर्ष के अलग अलग प्रांत के लोग हैं, हर जाति भाषा धर्म के लोग हैं। मतलब यहाँ जाति का ही पता नहीं चलता, धर्म का पता नहीं चलता। तो लगता है कि वास्तव में यही एक विविधता में एकता की जो हम बात करते हैं, वास्तव में यहाँ फलीभूत रूप में दिखाई देता है, और यही होना चाहिए जो हम सबकी मंशा है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए वहाँ पे जी। और अगर आप राजनेताओं के मन को पिघला पाए तो आप समझें कि बहुत ही गहरे में कुछ हो गया। जी। क्योंकि और राजनेता से बड़ा कौन धर्म और जाति और क्षेत्रवाद का प्रैक्टिशनर होता है। जी। अगर आप देखें कि भाई धर्म के नाम पे राजनीति चलती है, क्षेत्र के नाम पे राजनीति चलती है, जाति के नाम पे राजनीति चलती है, अगर वही पिघल गए और उन्होंने ही अगर क्वेश्चन नहीं उठाया और यहाँ तक बहुत सारे कमिट कर गए कि हम तो आज से शराब छोड़ देंगे, हम तो आज से मांस छोड़ देंगे, आज से हम गुटखा छोड़ देंगे, जी। तो कहाँ फिर हम कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष या किसी क्षेत्र विशेष की बातें यहाँ होती हो? जी। ये तो सबकी बातें सबसे सबकी बातें करी आपने। बिल्कुल। तो भारती जी, एक विशेष बात और मैं जानना चाहूँगा कि देखा जाता है हमेशा ऊपर की ओर हम देखते हैं, जिन्हें हमने चुन करके चाहे विधानसभा में भेजा है या लोकसभा में भेजा है, और विशेष जो कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए रखा गया था वो यही था, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो कितनी आवश्यकता आज के दौर में आपको लगता है कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की लीडर्स को आवश्यकता है, और वो यदि स्पिरिचुअली एम्पावर हो गए तो देश का भविष्य कैसा होगा? जब मैं पॉलिटिक्स में आया, चूंकि मैं नया पॉलिटिशियन हूँ, 8 महीने पुराना हूँ, तो मुझसे किसी ने पूछा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो जी, IIT के पढ़े लिखे हो, फिर लॉयर हो, कहाँ जा रहे हो कीचड़ में? तो मैंने कहा जी मेरा एक, चूंकि मुझे लगता है कि हम जैसे कि आप मान लें, एक बड़े सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भाई हम कीकड़ के पेड़ से अमरूद की आशा नहीं कर सकते। तो जब तक किसी राजनेता को अध्यात्म का पता ही नहीं हो जी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं एक पर्पस के लिए जी, और वो जो मुझे यहाँ होता दिखा, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने ये कहा था तब, आज से 1.5 साल पहले मुझे पूछा गया था कि आध्यात्मिकरण मुझे करनी है राजनीति की, और यहाँ का टॉपिक जब मुझे बताया गया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सिमिलर जो मैं सोच रहा था यहाँ हो रहा है। जी। तो इससे मैंने वो बधाई भी दी पूरे इंस्टीट्यूशन को कि आपने सही आदमी पकड़ा है। अगर ये सुधर गए
अगर पॉलिटिकल क्लास इनलाइटन हो गया, जी। अगर पॉलिटिकल क्लास स्पिरिचुअल हो गया, हाँ, फिर तो सब कुछ वहीं से फ्लो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने विधानसभा लोकसभा में जाएंगे और संसद में जाएंगे, अपने अपने विधानसभा के अंदर जाके जब बातें करेंगे, जब कोई बिल पास करना होगा, जी। तो जैसे ही उस बिल का ओरिएंटेशन आप देखते हैं कि भाई स्पिरिचुअल तरीके से है या नहीं है, या उस पैमाने पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता है ये। जी। जब मैं विधानसभा में था, जब मैं मंत्री था, मैंने, चूंकि इतने सारे लोग, लाखों लोग मिलने आते हैं आपसे, मैंने 3 गुरु बनाए। एक मैंने बनाया मैन इन द मिरर, कि मैं वही, अगर मुझे कभी संदेह होता है कि मैं गलत हूं कि नहीं हूं, तो मैं पूछता हूं मैन इन द मिरर को कि ये बताओ भाई गलत है कि नहीं है। जो वहां से आवाज आती है उसको मैं सही मानता हूं। अगर मैन इन द मिरर कह रहा है कि मैं गलत हूं और सारी दुनिया कह रही है मैं सही हूं, तो मैं तो गलत हूं। और सारी दुनिया कह रही है कि मैं गलत हूं और मैन इन द मिरर कह रहा है कि मैं सही हूं, तो मैं सही हूं। ऐसे मेरी ढेर सारे घटनाएं घटी मेरी जिंदगी, 8 महीने में बहुत सारी घट गई। जी जी। दूसरा मैंने बनाया वो गांधी जी का तालिस्मान, कि जो लास्ट मैन इन द क्यू है, क्या मेरे स्कीम से उसको फायदा पहुंचेगा, क्या मेरे एक्शन से उसको फायदा पहुंचेगा। जी। अगर उसको फायदा पहुंचेगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और तीसरा, कि जो इंसान मेरे से मिलने आ रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है। तो इन तीनों को जब मैंने बनाया अपना गुरु, जी जी, मैंने शेयर भी किया, तो ये एक आध्यात्मिक अपब्रिंगिंग से आया है ये। तो अगर, और बहुत कुछ सीखने को मिला, वो पैमाना कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं भाई, किस पैमाने पे मेजर करोगे मैन इन द मिरर को। जी जी जी, वो पैमाना और स्ट्रॉन्ग हो गया है, हाँ, और रिफाइन हो गया है। जी जी जी। तो वो स्पिरिचुअलाइजेशन से ही हो सकता है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जब उससे विचार निकलते हैं, जी, जैसे जो भी दीदी लोगों ने बोला, अब मुझे नहीं लगता कि वो उनका सेल्फ बोल रहा, उनका, उनसे कोई और परमात्मा बोल रहा था। जब वो उस पोजीशनिंग पे आप आते हैं, जी, जो शब्द निकलते हैं वो आपके नहीं होते, जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल, पता नहीं सत्य है कि नहीं है। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। तो वो अवेकेंड स्पिरिचुअल पॉलिटिशियन इज द नीड ऑफ द आवर, बिल्कुल, इज द नीड ऑफ द आवर। तभी आज के तारीख में अगर संसद में 2% भी हो जाए, 5% भी हो जाए, 10% भी हो जाए, मुझे लगता है हमारा देश सुधर जाएगा, बच जाएगा। जी 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 जी। चलिए, हम ऐसी ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि जैसे एक सुंदर विचार आपने रखे हैं और जिस लक्ष्य से ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था कि स्पिरिचुअलिटी आए हमारे लीडर्स में, और सचमुच वो कहते हैं ना कि ऊपर से ही नीचे की ओर सब कुछ प्रवाहित होगा। यदि अच्छाइयाँ ऊपर हैं, जो भी चीज़ें हैं नीचे जनता तक अवश्य प्रवाहित होंगी, देश बहुत सुंदर होगा। अंतिम बात भारती जी आपसे जानना चाहूँगा, यदि मैं 3 शब्दों में आपके इस पूरे कॉन्फ्रेंस के अनुभव को जानना चाहूँ, यहाँ माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज़ के इस परिसर में प्रवास के अनुभव को जानना चाहूँ 3 शब्दों में, तो 3 शब्द क्या होंगे? मैं पुनः आऊं। मैं पुनः आऊं, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा भारती जी आपसे बात करके, और ज़रूर ज़रूर आप पुनः पुनः यहाँ आएँ, क्योंकि सचमुच ऐसे जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए रहे हैं, वो उनका आना और पुनः बहुत सुंदर अनुभव को लेकर के जाना अपने लोगों तक, और इस प्रकाश को उनको देना, सचमुच इसकी आवश्यकता है। इसी प्रकार शायद जोत से जोत जलेगा और जल्दी से जल्दी हम अपने पूरे भारतवर्ष को स्वर्णिम बना पाएंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया, आप बारंबार पधारें। मित्रों, सोमनाथ भारती जी से चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, और आपको भी बहुत गहरी गहरी बातें सुनने को मिली होंगी, और इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में जो गांव-गांव से कूकू की यात्रा है वो बहुत ही सुंदर है। बाहर से जो अंदर की यात्रा है वो बहुत ही खूबसूरत है, और जब हम अंदर से सशक्त होते चले जाते हैं तो वास्तव में जीवन का आनंद बहुत गुना बढ़ जाता है, जिससे शायद आज हम अपरिचित हैं। यदि हम सच्चे देश प्रेमी हैं, देश की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो वास्तव में पहले अपने अंतर के तम को, अंतर की जो कमियां हैं उन्हें हम दूर करें, और इसमें आध्यात्म और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस पर गहराई से अवश्य विचार कीजिएगा। जो भी आज चर्चा हुई है भारती जी के साथ, मुझे लगता है बहुत गहन है, जिस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, जो राष्ट्र को एक नई दिशा दे सकता है, हमारे पूरे राष्ट्र को एक स्वर्णिम राष्ट्र बना सकता है, और माँ भारती को पुनः हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो आप सभी देश प्रेमी इस पर अवश्य विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।